तो क्लास आज हमारा जो कल का एक्सप्लेनेशन था, जैसे कि मैंने कल 2-3 टॉपिक हमने क्लियर किए थे, बट आज क्या करना है कि जो जैसे आपके चैप्टर में दिया है भारत माता, भारत माता से पहले का हमारा पॉइंट क्या था? भारत की तलाश। भारत की तलाश में जैसे कि मैंने कल भी कहा था, आज वापस वही दोहरा रही हूँ कि दोबारा ना भारत की तलाश खत्म हुई है ना आगे कभी हो पाएगी, क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे विभिन्न स्थान हैं, विभिन्न ऐसी जगह हैं कि जहां पर अभी भी हमारे लोग पहुंच नहीं पाए हैं। क्योंकि ऐसा देखने में लगता है कि हमारी तलाश पूरी हो गई है। इस किताब के माध्यम से अगर हम देखते हैं या आगे भी जब हम पढ़ेंगे इस किताब को, तब भी यही जानेंगे कि शायद ये हमारा कंप्लीट हो गया या पूरा हो चुका है। लेकिन ऐसा अगर मैं अपनी दृष्टि से देखना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो तलाश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये तलाश की एक खोज है, एक रहस्य जो इस किताब के माध्यम से हमारे सामने है। बट क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम भी इन चीजों पर थोड़ा सा गौर करें? गौर करने से रिलेटेड ये है कि तलाश में उन्होंने हर एक चीजों को रखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर से बहुत अलग नाता रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कश्मीर को बहुत पसंद करते थे और उनकी खासियत ये थी कि कश्मीर के आसपास अगर हम ये देखना चाहें कि उसकी विशेषताएं क्या थी, अगर नेहरू जी के माध्यम से देखना चाहें, तो जैसा कि आप सभी बच्चों ने मुझे यहाँ पे बताया था कि गांव में, कस्बों में, गांव के लोगों से मिलना, उनके बारे में बातचीत करना, जो खुले मैदान थे और जहाँ पे लोगों का रहन सहन, बोल चाल, भाषा, ये सभी चीजें नेहरू जी को बहुत प्रभावित करती थी। उन्हें भारत देश से काफी प्यार था। अपने कई और भी अनुसरण में या और भी लेखों में उन्होंने भारत के काफी अलग अलग ख्याति या अलग अलग चीजों की तारीफें की हैं या उनके बारे में बताने की कोशिश की है। क्योंकि वो रहने वाले, ऐसा माना जाता है कि उनकी मम्मी का घर, ऐसा माना जाता है, अब ये क्लियर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे भी जो खोज में मिला है मैं वही आपके सामने रख रही हूँ। तो उसके माध्यम से मैंने कहीं ना कहीं ये देखा है कि उन्हें कश्मीर से इसी तरह और भी लगाव था। और हम सभी जानते हैं कि कश्मीर की सुंदरता कितनी खूबसूरत है, क्योंकि आज इस समय में अगर हम देखें तो काफी चीजें झेली है कश्मीर में, कम नहीं झेली है। लेकिन अब कौन सा अनुच्छेद वहां लगा है? 70। अब ये लगने की वजह से क्या, अब वो हमारे भारत की सीमा में है। अब ऐसे ऐसे कानून निकल रहे हैं कि लोग वहां जाके व्यवसाय कर सकते हैं, वहां की जमीनें जाके ले सकते हैं। ये वीक एग्जांपल है कि हम अगर वो चीजों का प्रसार हमारी तरफ बढ़ता है या हमारे अंदर आता है, जैसे एक दायरा होता है, अभी भारत के बहुत सारे दायरे हैं, तो हर कोई अपना कहता है कि ये नहीं, ये मेरे हिस्से में आता है। जैसे कि नेपाल का मैंने आपको बताया था कि नेपाल में कहा जाता है कि उनका मानना यह था कि राम जी का जन्म यहाँ हुआ था। हम जानते हैं कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। उन्होंने एक नक्शा भी उसका पास किया था और उसको सैंक्शन भी करवा लिया, क्योंकि वो गलत है नक्शा में। लेकिन अब उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये शासक का काम है, शासक अपने रहन से जो भी कर रहा है, दायरे तैयार कर रहे हैं। बीच में उन्होंने यहाँ पे भी कहा था कि राम की अयोध्या वहां नहीं बननी चाहिए, यहाँ नेपाल में बननी चाहिए। तो जो चीजें अगर हमें कोई चीज प्राप्त है, तो यही मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि उन्होंने यही कहा था कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, सबूत यानी सबूत में जैसे कुछ अंश हो या कुछ लेख हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अयोध्या में चीजें खनी गई थी और वहां पे अभिलेखों के आधार पर ही उस चीज को निर्माण का आज कार्य चल रहा है। आज उसे करते वक्त कोई रोक रहा है? अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो प्रमाणित हो गया, सरकार के हित से हमें निर्देश पास हो चुके हैं, तब वो मंदिर अब बन रहा है। लेकिन इन चीजों पे ऐसे ही बहुत सारे लोग या बहुत अलग अलग देशों के प्रांतों के लोग उसे क्या करें, जब एक कोई चीज घटती है तो उसपे अपनी अपनी क्रिया वो लोग दिखाते हैं। जैसे कि हम कई सारे से बुक्स हैं, आपकी सोशल साइंस की बुक्स होगी, हिस्ट्री की होगी, उसमें हम कहीं ना कहीं लेखकों के लेख जब पढ़ते हैं तो सबकी राय हमेशा अलग होती है ना। सबकी राय, जैसे अभी मैंने जैसे आपको टॉपिक जो दिया था, उस टॉपिक में सभी बच्चों ने अपने अपने हिसाब से अपनी चीजों को रखा, क्या सबकी सेम थी? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इक्वल सबका कुछ निकले, लेकिन वो बॉयज के हिस्से से तो आया, गर्ल्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे था, बट ठीक था, कोशिश एटलीस्ट उन्होंने की। ठीक, मैं ये नहीं कहूंगी कि था ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब मत ऐसे प्रस्तुत होते हैं तो इन मतों का भी प्रभाव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब न्यूज चैनल में रिसेंट में सुशांत का जो भी केस चल रहा था, उसमें हमने देखा है कि वहां पे एक साथ कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 लोग इकट्ठा होते थे, कुरुक्षेत्र और पता नहीं क्या क्या, एक साथ सब क्या क्या चिल्लाते रहते थे, उसमें से कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन
उसमें क्लियर एक चीज ये थी कि हर कोई अपनी बात करे, जो उसके सपोर्टिव में थे उनको फ्रंट पे कर दिया जाता, जो उसके अगेंस्ट थे उनको अलग कहा जाता। वो कहता तो मीडिया वाला अलग चिल रहा था कि नहीं आप ऐसे कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। मतलब आज क्या होता है, अपनी बात या अगर सही कोई बात है उसे रखने के लिए भी प्रमाणित करना पड़ता है। ये पहले था कि पहले किसी ने कह दिया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अगर कि भारत माता की जय, तो हर कोई जय करता था, उनसे सवाल नहीं करने आता था कि आप तो, या ज्यादातर आप युद्ध जैसे जो अहिंसा की उनकी यात्रा चल रही थी महात्मा गांधी के साथ, जिसके दौरान उन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा था, तो वो ज्यादा कस्बों पे या गांव में या शहरों में नहीं जा पाते थे, कई प्रांतों में नहीं पहुंच पाते थे, तो वो लोग शिकार के लिए उनको चिट्ठी लिखा करते थे कि आप हमारे कस्बे में नहीं आए, आप यहाँ नहीं आए, यहाँ पे लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपने अपने मत रखना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जोड़ती है। जैसे कि हम कुछ लेसन में, मैंने शायद जो चिट्ठी वाला लेसन हमने पढ़ा था, उसमें में आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी नेहरू जी को चिट्ठी लिखा करते थे, है ना, और उसपे तब डाक पे ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत नहीं थी, बस भारत डालते थे तो वो एक ही डाक पे पहुंचता था, फिर वहां से संचालित हो जाता था, अपने अपने जगहों पे स्थानों पे चला जाता था। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें तो हमें पुरानी चीजों से जोड़ती हैं। आज भी चिट्ठियों का प्रचलन खत्म नहीं हुआ, आज भी वो चलती हैं। आज भी जब लेटर बॉक्स आता है, जिनके यहाँ गवर्नमेंट के लिए किसी ने कुछ अप्लाई किया होता है, तो उसी पोस्टमैन का इंतजार होता है, क्योंकि वो रजिस्ट्री की डाक वही लेके आता है ना। अब चीजें अलग हो गई कि स्पीड पोस्ट हो गया है, तो कुरियर वाले भी दे जाते हैं, लेकिन पोस्ट का काम आज भी बना हुआ है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों ऐसी हैं कि ये चीजें आज के समय में समझने में तो ठीक है, लेकिन उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन सब चीजों में एक लगाव था उनका। हाँ वो पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन ग्रामीणों से मिलना, उनसे बातें करना, वहाँ की सुंदरता, हरियाली, ये सभी उनको बहुत प्रिय थी, और इसीलिए वो भारत की तलाश में और अपने आप को झकझोरना चाहते थे कि मैं और जितना निकाल सकूं उतना सामने अपने आगे के फ्यूचर के लिए या आगे के भविष्य के लिए मैं दे सकूं। इसीलिए मैंने कहा कि भारत की तलाश ना खत्म हुई है और ना ही कभी खत्म होगी। तो इसके आगे हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। आपका अगला पैराग्राफ है भारत माता। अब जैसे कि भारत माता से ये नहीं है कि भारत माता से हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज कि हम उनकी जमीन पे उनके ही अस्तित्व को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। उन्हीं की धरती पर बड़े होते हैं, फिर उन्हीं की धरती पे समाप्त हो जाते हैं। भारत माता से हमारा अनुसरण, हमारे चाहे वो देशवासी हो, चाहे जो सरहद पर लड़ते हैं वो हो, या फिर हम आम नागरिक हो, हम सभी के लिए भारत माता के लिए हमारा कर्तव्य है। एक बोलते हैं ना कि धरती के लिए कुछ होती है, क्योंकि जहां हम कर्म करते हैं, यानी कि ये क्या हुई, अगर मेरे एंड से देखूं तो ये मेरी कर्म भूमि हुई, ठीक, मैं अपने कार्य को करती हूँ, कार्य के द्वारा अपना निर्वहन करती हूँ। ऐसे आगे जाके आप लोग भी कि जहां पे भी आप रहते हो या जिस भी जगह पर हो, एक जन्मभूमि होती है जिसे हम कभी नहीं भूलते हैं, उसके प्रति हमारा दायित्व होता है कि जहां पर मैं जन्म हुआ हूँ। आपने इतने सारे लेखकों के बारे में सुना है, साइंटिस्ट के बारे में सुना है, हम हर किसी का नाम तो जानते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, इससे बड़ा साइंटिस्ट तो मुझे नहीं समझ में आता कि कोई होगा, कि उन्होंने एक संसद का भी रूप लिया, फिर हमारे प्रधान भी रहे, फिर राष्ट्रपति के दौर पे भी उनको लाया गया था, लेकिन वो ऐसे थे कि उनकी भी प्रभुत्व अलग थी वैज्ञानिक कोटि में। तो इन सभी ने अपने देश के लिए कुछ ना कुछ दिया है। ऐसे अनगिनत नाम है जो मैं अभी सामने नहीं रख रही हूँ, लेकिन हम उससे ऐसा नहीं कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, आप सभी जानते हो। और ये सभी ने क्या किया कि जिस देश में हम जन्मे हैं उसके प्रति भी मेरा एक दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन हम इसी देश में रह के कर सकते हैं। जैसा आप से एग्जाम्पल आया था मुझे कि काफी लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन डिग्री जब हासिल होती है तो पैसे की एक तलाश ऐसी है। मैं मानती हूँ कि पैसा सर्वोपरि है इस वक्त के लिए, आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है, पर क्या पैसा इतना जरूरी है कि उसके लिए अगर वो 2 रोटी हमें यहाँ पे मिल रही है, तो उसके लिए जो डिग्री मैंने इतनी मेहनत से हासिल की, जो चीजें की, उसमें आप और पैसे खर्चे करके और आप दूसरी जगह पे चले जाओ। अगर आप सोचो, एक पल के लिए सोचो कि आपने जो भी डिग्री हासिल की, आप यहीं पर उसमें काम किए, धीरे धीरे क्या हुआ, अभी तो आप शहर में हो, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, सपोज कि अगर आप में से कोई डॉक्टर बना, प्रैक्टिस आपने यहाँ की, प्रैक्टिस की टेक्निक सीखने के लिए हमें कई कई जगहों पे जाना पड़ता है। आप वहां जाओगे, ट्रेनिंग लोगे, ट्रेनिंग लेके दोबारा आओगे अपने जगह पर, यहाँ पे आप आते हो। यहाँ आने के बाद आप पहले एम्स में जाओ, एम्स में भी अब एम्स हमारे गोरखपुर में खुला हुआ है,
लेकिन इसे हमें और बढ़ाना है और सहूलियत उसमें डालने की, और भी जो गरीब लोग हैं तो उनको ये चीजें मिल सके। क्योंकि अभी कोरोना काल के पीरियड की वजह से काफी लोगों के फाउंडेशन बहुत सारी बना दी गई हैं। जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, या 1-2 रुपए का जो भी पर्ची उसमें काट के डाल के जाते हैं, उनके लिए अभी भी बहुत सारी दिक्कत आती है। मैं मानती हूँ कि इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री गरीबों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हर गरीब तक पहुंच रहा है ऐसा मानना तो मेरा नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसा हो रहा है कि हर किसी के पास वो पहुंच रहा है जो वो दे रहे हैं? आधे लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं है। दूसरा, हर एक चीज ऑनलाइन मेथड में डाला हुआ है। ऑनलाइन किसी को समझेगा? नंबरिंग वाला फोन भी रहता है तो उस पर भी उनको नंबर डायल करना होता है, तो वो आपसे कहते हैं जरा बेटा नंबर डाल के देना, दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें डाल के दे दो। उनसे हम ऑनलाइन में लिंक करवाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, वो ओटीपी निकाल के देंगे, वो बता पाएंगे? हो सकता है ऐसा? मानती हूँ कि उन चीजों में अब उनका जो जीवन बीता है, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है। लेकिन पढ़ाई ना करने का मतलब ये नहीं है कि इसलिए नहीं पढ़ाई की कि मतलब उन्हें करना नहीं था। उनके सामने अपने परिवार था, उनकी एक जिम्मेदारी थी, कई लोगों ने उसके नाते से नहीं किया है। लेकिन ऐसा ही उन्हें जानकारी नहीं है, हम उन्हें सिखा तो सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो इस एज में आके अब सीखने की हालत में वो नहीं है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी मदद करें। ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं, जैसे अभी हमने जब पीटीएम किया था तो बहुत लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा बने, ये ऐसा बने। तो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो उसमें कुछ गार्जियन के सवाल ऐसे थे कि ये लोग कर तो लेते हैं, लेकिन ये लोग का फिर कहीं और जाने का मन कर देता है, हमारे पास तो रहना ही नहीं चाहता है। आज के दौर में बच्चों, ज्यादातर जो न्यू जनरेशन जो आ रही है वो अचीव तो कर लेती है, मेहनत खूब करती है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करती, मेहनत पूरी करती है, लेकिन अचीवमेंट के साथ उन चीजों को धीरे धीरे वो फैमिली से और बाकी चीजों से दूर होती जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि नया काम है, नई चीजों को सीखना, नया रहन सहन, हर एक चीज हमें जाननी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों में हमें पीछे नहीं होना चाहिए। परिवार का साथ ऐसा होता है कि वो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ होता है। हम कहीं पे जब अगर दूर भी रहते हैं, चाहे कोई अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, तब भी वो चीज कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी होती है। जैसे आपने इस कथा, जो हमारी किताब है, इसके माध्यम से अगर हम देखें, मैं मानती हूँ कि पंडित जवाहरलाल जेल से रह के इन किताबों को, वो खाली शब्द वहां इकट्ठा करते थे, जानकारी हासिल करते थे, लेकिन लिखने का कार्य उन्होंने अपने घर से ही किया है। वहां से करने के बाद, लेकिन जब उन्हें लगा कि कई बार जब एक ही जेल में उनको आना पड़ा, फिर कई जेलों में अलग अलग जेलों में भी गए हों, लेकिन वहां पर भी उन्होंने क्या किया, उन चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की। हाँ, ये सही। और उस समय में अगर हम उनकी जगह पर होते हैं, या मैं आप में से किसी एक को करूँ, तो आप उस वक्त क्या करते हैं? यातनाएं सहते, उतनी पीड़ा के बाद किसकी हिम्मत है पेन और कॉपी उठाने की? है किसी में? आज जरा सा सर दर्द होता है या सर्दी जुकाम हल्की सी भी हो जाती है, तो नेक्स्ट डे आज मैम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज वो नहीं आ पाएगा। ये होता है। उस समय में बच्चा ऐसा नहीं था। और ये आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके मम्मी पापा, ये लोग भी इसी दौर से गुजरे हैं। वो अपनी तकलीफ को उन्होंने दबाया है सिर्फ आपके लिए, कि आप लोग कुछ बन सको। तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारा जो कर्म भूमि या जन्मभूमि है, इन दोनों के प्रति अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करो, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। उन्होंने हर दृष्टि से उस समय में कई सारी यातनाएं सही हैं। यहाँ तक कि जब सत्याग्रह आगे बढ़ने चल लगा था, तो कश्मीर के पास बहुत गोलाबारी की गई थी। इन्हें रोकने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया था, तार जो जुड़े होते हैं बारी से, उसको इकट्ठा करके वहां पे लगाया गया था, क्योंकि ये लोग आंदोलन के लिए हमेशा बाहर निकलते थे। और आंदोलन में क्या होता था कि भगदड़ बहुत मचती थी, कई बार लोग इनके ऊपर से होकर चले जाते थे। गांधी जी के साथ हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तो कई लोगों ने तो सर पे कई बार चोट भी लग गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी कि नहीं, मैं जो हासिल कर रहा हूँ, अगर आज ये हमने पा लिया, तो मैं, जैसे आंदोलन में क्या होता था, ये लोग अपने मुद्दे को सामने रखते हैं, उनका जो माध्यम था, तब उस समय में अखबार निकलते थे ब्रिटिश के, तो उन अखबारों के द्वारा वो लोग अपनी सूचनाएं देते हैं। लेकिन जब हमारे इंडियंस लोग उसको देखते थे, अब हमारे इंडिया में आके अगर भारत इंग्लिश समुदाय या ब्रिटिश को मैं कहूँ कि वो शासन कर रहा है, तो उन्होंने अपना पेपर निकाला, उसमें वो सारी सूचनाएं देते हैं कि अब ये आज से ये नियम लागू होते हैं, आज से ऐसा करना है, आज से ये होगा। तो उस पर ये लोग विरोध जताते थे। विरोध का यह अर्थ ये होता था कि उस वक्त कर वसूली की जाती थी, और कर वसूली को समाप्त करने में, या यूं कहें कि अपनी सत्ता को हासिल करने में,
इन दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो हमने कई बार अलग अलग पिक्चरों के माध्यम से या अलग अलग किताबों के माध्यम से देखा है। ठीक है, तो उन चीजों में ये कह सकते हैं अभी इस समय में सबसे ज्यादा पिसने वाले लोग कौन थे? गरीब, कर्जदार, जमींदार या फिर जो बनिए होते थे। ब्रिटिश का शासन का सबसे बड़ा अस्तित्व उनका तब क्यों रुका था जानते हो? हमारे अपने लोगों की वजह से। जैसे जो जमींदार थे वो उनकी बात मान लेते और उन चीजों में अपने ही लोगों को दम देते थे। अब इसमें पिसता कौन था? वो गरीब। आपकी किताब में भी वो चीजें दी गई हैं कि उस समय में इन लोगों का वर्चस्व इतना अधिक था कि जो हमारे आम लोग थे, इसमें चुनिंदा लोग थे जो भारत के साथ थे और ज्यादातर लोग ब्रिटिश के ही साथ थे। उन्होंने ये मान लिया था कि अब इनसे हमको इससे कोई आजादी नहीं मिलने वाली है, मुझे इन्हीं के सामने रहना है। तो उनकी जी हजूरी करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये सारी चीजें वो लोग करते थे, जिससे कहीं ना कहीं इसी सब के नाते से हमारा भारत का जो देश था वो आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हट गया। ठीक है, क्योंकि उनके जब अपने ही लोग अगर खड्डा खोदने लगे तो गिरेगा कौन? जो खोद रहा है वो तो गिरेगा ही, लेकिन अपने लोगों को भी तो राहत मिलती है। अगर ब्रिटिश के निवारण में अगर इन लोगों ने सहयोग नहीं दिया होता, जमींदारों ने उनको सपोर्ट नहीं किया होता, राजा ने नहीं किया होता, तो आज शायद हमारा भारत देश और पहले आजाद हो चुका होता। ये लोग तो लड़ ही रहे थे ना उसके लिए। अब इसमें जैसे प्राचीन कथाओं में, दंत कथाओं में हमने बहुत सारे राजाओं के बारे में देखा है। युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। हम कभी भी देखेंगे युद्ध का परिणाम, आपस में अगर आज दो बच्चे भी लड़ते हैं तो हम उन्हें रोकने से तुरंत मना करते हैं। आपस में दो भाई अगर लड़ते हैं जो बड़े हो चुके हैं, अपने हिस्से अलग कर दो, मुझे अलग रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आज ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखने में बुरी लगती हैं, हमें वो पसंद नहीं आती है। कहीं ना कहीं जब हम उससे और नजदीक उसके जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, चोट पहुंचती है ना कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर में भी किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी छोटी बात में मम्मी पापा का भी झगड़ा होता है, वो देख के भी हमें अच्छा नहीं लगता है कि क्यों कर रहे हैं। तो आप मम्मी से बात करोगे, पापा से करोगे, लेकिन हमारा एक दायरा बना हुआ है, हम बच्चे हैं ना, हम बहुत ज्यादा खुल के उनसे ये चीजें पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था, कहेंगे तुम अपने काम से काम रखो, सबसे पहले तो आंसर यही आएगा। तो ये चीजें क्या होती है, चीजों को देखो लेकिन उसको कैसे हम करेंगे सॉल्व, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके हैं। कई बच्चे ड्राइंग के द्वारा अपने मैसेज को दे देते हैं, कई बच्चे कुछ एक्टिविटीज करके अपने को मैसेज दे सकते हैं। जैसे जब महिलाओं पर अत्याचार होता है उसके कई सारे वीडियो देखो चैनल्स पे आते रहते हैं कि ऐसा करने पे आप ये नंबर डायल करें और उस नंबर पे आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। होता है, कुछ घरों में भी ऐसे होते हैं, लेकिन इन चीजों अब तो हर चीज के नियम कानून बन चुके हैं। ज्यादा होते हैं, ज्यादा कुछ जगह पर तो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो घटनाएं घट जाती हैं, आए दिन हम पेपर में देखते हैं। लेकिन इन चीजों का असर कहीं ना कहीं हमारे आज की जनरेशन पे है कि आज की सोच में अब इसमें ज्यादातर लोगों की उन्हीं की सोच को माना जाएगा जो अभी भी अपनी सोच के दायरे को बढ़ा नहीं रहे हैं। वो लोग उसी घिसी पिटी जो पुरानी पद्धति चली आ रही उसी को लेके आगे चलना चाहते हैं, और जो चेंजेस करते हैं उनके बच्चों में चीजें क्वालिटी दिख जाती है। होता है ना, कुछ जगह में हम देखते हैं कि अरे यहाँ से तो कभी कुछ आवाज ही नहीं आती, कितना शांत है ये घर, और देखने में लगेगा उस घर में भी काफी फैमिली रहती है, और एक उसी के बगल में घर है तो उसमें चिल पोल लगा ही रहता है पूरा टाइम। तो उससे क्या पता लग जाता है कि ये घर कैसा है, ये घर कैसा है। तो ये चीजें कैसे, एक होता है कि बातों को एक दायरे में रखना। जैसे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री जी ब्रिटिश शासन से मिलते थे या किसी बात पर चर्चा होती थी तो उन लोग आपस में रहते, लेकिन पूरे देश की नजर उस पर होती थी कि वो लोग की बातें क्या हो रही है, रिजल्ट क्या आएगा। तो कभी पॉजिटिव रिजल्ट आते तो पूरे देश में खुशहाली आ जाती, सब खुश होते कि चलो हमारी भी एक बात मानी गई। लेकिन कभी कभी क्या होता जब हमारे अगेंस्ट कोई आता तो उसमें बहुत विद्रोह होता, आगजनी होती, जैसे आज भी होता है। तो वो चीजें हैं। अब दूसरा है बच्चों हमारा जन संस्कृति, भारत की विविधता और एकता। अच्छा वो मैं शायद थोड़ा आगे आ गई। हाँ, भारत की विविधता और एकता, जैसे कि हमारा भारत देश जो है वो कई प्रांतों को एक साथ मिश्रित करके रहता है। वो चाहे पंजाबी, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और सभी एक जगह रहते हैं और बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, जो हमारी एकता को दर्शाता है। और इसी एकता को दर्शाने या इसको ही जानने के लिए विदेशों से लोग आते हैं सर्च करने के लिए, उस पर मूवीज बनती हैं, उस पर बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज वो लोग करके जाते हैं यहाँ पर कि पुअर पीपल पहले ऐसे करने आते थे। लेकिन अब जो आती जनरेशन या जो भी बाहर से लोग आते हैं
अब वो इंडिया को पुअर नहीं बोल पाता है, क्योंकि एक छोटा सा जो झोपड़पट्टी का भी बच्चा है वो भी इंग्लिश में बात करता है, वो भी हिंदी में हर एक चीजों को बता लेता है। तो ये कैसे होता है? जो हमारे आवाज सरकारी स्कूल जो अब चलते हैं प्राइमरी के, अब प्राइमरी के काफी सेक्शन में हम देखते हैं कि बहुत चीजें कड़ाई से उपयोग की जा रही हैं। अगर टीचर नहीं आता है तो उसकी उस दिन की तनख्वाह काट दी जाती है। और अगर बहुत पहले के समय में क्या होता था कि अगर प्राइमरी टीचर है, अरे तब तो चांदी हो गई, बस एक दिन गए साइन कर दिया, बाकी दिन रजिस्टर ही घर चला जाता था, लोग साइन करके अरे चलो अच्छा हो गया, बस सैलरी जब लेनी होती तो सैलरी के लिए लोग जाके अपना मिल के चले आते। आज के समय में क्या हुआ, ये बहुत अच्छा चेंजेस हुआ और बहुत अच्छी चीज हुई। इसमें जो लोग कुछ कर सकते हैं, आप एफबी पे या फिर अलग अलग एक्टिविटी में यूट्यूब पे अगर देखोगे तो प्राइमरी के बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग एक्टिविटी से कैलकुलेटर, उंगली को ही पूरा कैलकुलेटर बनाया था। ये बहुत फेमस हुआ था, एक टीचर का वीडियो था जिसने हाथ को ही कैलकुलेटर बना दिया था। टेबल्स को जो बच्चे भूल जाते हैं उसकी एक छोटी छोटी टेक्निक करके रखी थी कि टेबल्स को बच्चे कैसे लिख सकते हैं। कभी कभी क्या हम जब टेबल लिखते हैं तो लिखने में बहुत गलत होता है, बोल याद का तो बहुत कम ही रहता है, लेकिन टेबल लिखने में भी बहुत गलती होती है। वो गलती ना हो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए थे कि पूरा 1 to 10 आप नंबरिंग डाल दो और उसके आगे फिर 1 के बाद फिर 2 आता है, फिर यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ 2 है तो 2 के बाद 3 आता है, हो गया। तो 3 से फिर क्या काउंट करोगे, 4 ना करोगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे, जब 10 तक पहुंचोगे तो आपका 2 का टेबल रेडी हो जाता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं जो एक सरल तरीके से बच्चों तक वो चीजें जाती हैं। ये तो बस एग्जांपल था, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक प्रांत, हर एक शहर में अब इन चीजों का विकास होने लगा है। पहले ये चीजें नहीं होती थी। पहले एक स्कूल में जैसे जो निम्न स्तर के थे, छोटे जात के होते, उन्हें अच्छे स्कूलों में आने नहीं दिया जाता था। नहीं नहीं तुम तो उसमें आओगे ही नहीं। पहले जो राजा के बच्चे होते थे या और भी जब हम देख ले अच्छे अच्छे घरों के बच्चे होते तो ये व्यापारी के हैं, जमींदार के बच्चे हैं तो भाई आसानी से आते थे, उनका बड़ा रौब होता था। और जो छोटे निम्न स्तर के लोग होते थे तो उनको कोई पूछता ही नहीं था। तब ये पद्धति उस समय भी नेहरू जी के लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि शिक्षा नीति पर आज से नहीं बहुत पहले से बनी हुई नीति है जिसको आपके दादा परदादा लोग पढ़ चुके हैं। जो नई शिक्षा नीति आज के समय में हमारी हिंदी में आ रही है कि अब सारे सब्जेक्ट हिंदी में होंगे, जो आप चाहो चूज कर सकते हो। अब ये फाउंडेशन नहीं कि आप इंग्लिश में ही करो, इंग्लिश कंपलसरी है ऐसा भी नहीं है। ऐसे अलग अलग चीजें अब हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें है, लेकिन ये शिक्षा नीति बहुत पुरानी है। यानी आपके जो दादाजी लोग हैं उन्होंने इसी शिक्षा नीति के आधार पर पढ़ाई की थी, अब वही दोबारा रिपीट होके आ रही है। तो इस नाते से हम क्या कहेंगे कि इन चीजों में परिवर्तन हुआ है। अब डायरेक्ट किसी गांव के बच्चे को इंग्लिश बोलने नहीं आएगी, वो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा, स्कूल में जाएगा आएगा। तो पहले क्या होता था कि चौपालों पर जो उस गांव का पढ़ा लिखा आदमी होता था वो बच्चों को वो एक लकड़ी का प्लेट होता था, स्लेट जिसे बोलते हैं, और जो चौक होता था वो चौक को सिर्फ गीला कर दिया जाता था, और जो बांस की सीप होती थी उसकी पेंसिल होती डुबो डुबो कर, तब लिखने का प्रचलन वहां से शुरुआत हुआ था। उसी से बच्चों ने अ से अनार, आ से आम, ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो उन चीजों में हमें वो चीज दिखाई देती है कि प्रसार कठिन बहुत शुरुआत हुई है हमारी। जो एजुकेशन है बच्चों हमारा बहुत मुश्किल से शुरू हुआ है, आज जाके तो एक बहुत अच्छा रूप ले चुका है, लेकिन तब इतनी एजुकेशन सस्ती नहीं थी और ना ही इतनी आसान थी। 10-10 किलोमीटर जाते थे हम लोग पढ़ने के लिए, कि ये होता था कि अरे मत जाओ क्या जरूरत है जाने की। 10-10 किलोमीटर हम लोग खुद गए साइकिल से चला के। तब हम लोग को एक कन्या जो विद्या मंदिर थी मंदिर, उसमें कन्याओं का होता था, और शिशु मंदिर जो होता है वो बॉयज के लिए होता था। आज तो सब मिक्स है, पहले अलग अलग स्कूल चलते हैं और वो स्कूल पास में नहीं होते, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो कोई नदी से, कोई कहीं से निकल निकल के लोग आते थे और पहुंचते थे घर। हम लोग 4 बजे छोड़ दिया करते थे। आज के समय में अब चीजें अच्छी हैं कि हर जगह स्कूल है, ऐसा लगता है कि हर 2 कदम पे हमें स्कूल दिखाई देता है। तो ये एक अच्छी चीज है आज के एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन इसका विस्तार विस्तार वो हर किसी ने किया है। हर एक प्रांत में, आप चाहे पंजाब में देख लो, गुजरात में देख लो, हर एक जगह पर आज अलग अलग विश्वविद्यालय ज्यादातर हमें अहमदाबाद में मिल जाते हैं। जिस बुक को आज हम पढ़ते हैं वो भी सप्लाई वहीं से आती है, उसकी भी सबसे बड़ी संस्था एनसीईआरटी की अहमदाबाद में ही ना है, वहीं पर वो चीजें बनती हैं, तैयार होती है और आज हमारे तक आती है। तो इसमें हर किसी का भाग है, हम किसी एक को इसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ये एकता प्रधान देश है और इसमें हर एक चीज में उसने एकता दिखाई है, चाहे वो हमारे
व्यवसायिक माध्यम हो या हमारा शिक्षा का माध्यम हो या किसी भी माध्यम से हम चले, आधुनिक युग में जो भी चेंजेस आए उन सभी में सभी का एक पूरी भागीदारी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज में जब हम पर लड़ाई आती है तो विरोध में हर कोई एक साथ खड़ा होता है। वहां में किसी को बुलाना नहीं होता है कि पंजाबी भाई आ जाओ मेरी मदद करो, सिख भाई आ जाओ मेरी मदद करो, मुस्लिम भाई आ जाओ मेरी मदद करो। हम ऐसा कहीं नहीं करते। जब ऐसी कोई फाउंडेशन या कोई बाधा आती है तो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो हमें छोड़ते नहीं है। अंत तक जब तक हम लड़ते तब तक वो हमारे साथ होते हैं। तो एकता प्रधान देश है। एकता की बहुत सारी हमने कहानियां पढ़ी हुई हैं जिसमें अलग अलग जात के धर्मों की भी कहानियां पढ़ी, जिससे जुड़े हुए हमारे पास बहुत सारे वीडियोस भी होते हैं। हम देखते हैं ना कुछ एग्जाम्पल आते रहते हैं हमारे पास। तो वो सारे एग्जाम्पल में जैसे अभी दियो का प्रचलन मैंने बताया था, तो गरीब के घर में भी दीपक जले, इसके लिए कई सारे अभी आपके एफबी पे पता नहीं आप लोगों ने देखा क्या है, यूट्यूब पे कई नए नए चैनल्स आए हैं जिन्होंने ये चीज देखी है कि अलग अलग धर्मों ने इस बार दिवाली में सबसे ज्यादा मदद लोगों की की है जो गरीब घर के बच्चे हैं। जो सड़क के किनारे जैसे होटलों के बाहर जब आप बाहर निकलते हो तो वहाँ बहुत सारे बच्चे देखो बैठे रहते हैं कि भाई कुछ मिल जाए, जिसका खाना बच गया हो तो हमें डाल जाएगा, ऐसा कुछ। तो उसमें हमने देखा है कि किसी सिख भाई हैं जो कानपुर के हैं, रणवीर सिंह है शायद उनका नाम, और जसविंदर सिंह उनके जो सहायक हैं, इन लोगों ने खाना बना के और जितने भी सड़क पर जितने भी गरीब थे उन सभी के जहाँ जहाँ लोग बैठे थे सबके पास जा जाके खाना दिया। और ये सिर्फ दिवाली वाले दिन किया गया है कि जिससे लोगों को आसानी से वो चीजें मिले और गरीब भी अपनी दिवाली को अच्छे से मना सके। जैसे बहुत घरों में घर में काम करने के लिए औरतें आती हैं, दूसरे घर से आती हैं, उनकी भी बच्चे उनकी भी एक इच्छा होती है, उस पर बहुत सारे देखो वीडियो दीपावली में बनते हैं, हम सभी ने देखा होगा। तो इसमें क्या हम सारे वीडियो में चीजें क्या देखते हैं, उसमें क्या हमें दिखाई देता है, एकता दिखाई देती है। दूसरा जो चीज हम अपने लिए लागू करते हैं वही हम सामने वाले के लिए करना चाहते हैं, हो रहा है ना। तो इन चीजों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि खाली त्योहार मैंने नहीं मनाया, हम सबने मिलके मनाया, ये होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, जब आप लिखोगे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल हम डालेंगे। जब इन चीजों पे अगर क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो उसमें अगर मान लीजिए टिप्पणी इन शब्दों पर आती है तो आपको मुझे एग्जाम्पल में स्टोरी नहीं चाहिए, लेकिन किसने क्या किया शॉर्ट में छोटी सी बातें चाहिए जो आप मुझे बता सको। ठीक है, क्लियर हो ये चैप्टर आपको। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, जन संस्कृति। अब जन संस्कृति में जो हमारे काव्य पुराण है, काव्य पुराण से मेरा मतलब है रामायण महाभारत। रामायण को जब हम देखते हैं तो रामायण जैसी आज जो चीजें होती, जैसे मैंने क्लास 7 में पूछा था, चलिए अब आज क्लास 8 में भी पूछ ले रहे हैं कि आप में से कितने बच्चे जो सुबह निकलते वक्त अपने माँ बाप को पैर छूते हैं। वेरी गुड। कितने लोग बोलते हैं मम्मी हाय पापा बाय। पापा बाय। ये नहीं करना है। क्यों? पापा पैर नहीं छूने नहीं देते क्यों हैं। करना है वो भी बता रही हूँ। अब हाथ नीचे करो, बताती हूँ। हाय की भाषा कहाँ की है? इंग्लैंड। सॉरी करेक्ट। ब्रिटिश चीजों को मैं मानती हूँ कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप इंग्लिश में बात करो, माता पिता इस चीजों को जानकर देखकर खुश होते हैं। लेकिन ये जो हम करते हैं ना बच्चों, सुबह मान लो आप निकल रहे हो तब जय करते हो, या फिर जिस दिन हमारा पेपर होता है उस दिन हम जरूर जय करते हैं, एक भगवान जी को फिर घर में जो बड़े हैं उनको। लेकिन ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति की पहचान है और ये कोई सिखाता नहीं है, खुद से करना है। हाय और बाय हम दोस्तों के लिए रखें तो बेटर है, वो मम्मी पापा के लिए नहीं होना चाहिए। और जब आप ये चीज करोगे तो वो चेंजेस आपको सामने से मिल जाएगा कि बच्चों ने ऐसे किया, क्या वो कुछ नया हो गया, क्या क्या खाया, बच्चे ने कुछ नया खा लिया है क्या। तो ये अकस्मात होगा, लेकिन जब ये होगा तो आपको पॉजिटिव चीजें वो तुरंत मिलेंगी, एनर्जेटिक। ये करना चाहिए। 7th क्लास में काफी बच्चे अब कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स की कॉल मुझे आती है, पता लगता है मैम आपने कुछ कहा था क्या, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा है। तो ये चीजें अच्छी है, इससे क्या होगा आप जब ये करोगे ना उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों में चेंजेस आ रहा है। हाय बट ठीक है, वो हमारी अपनी लाइफ है ना, आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग दोस्त हो, आप लोग आपस में कर सकते हो, लेकिन घर पे मम्मी पापा को हाय और बाय कौन करता है? पैर छुआ जाता है मम्मी पापा का, नहीं छुआ तब भी करना है, वो नहीं करना तो ठीक है मुझे आशीर्वाद दीजिए, पापा कहते हैं तो फिर आशीर्वाद तो देना ही है। हाँ, हाँ तो वो दे दिया तो काफी है।
तो बस में उनका आशीर्वाद मिलेगा तो और क्या चाहिए। कई लोग ऐसे निकल जाते हैं, कई लोग निकलते हैं, कभी कभी आशीर्वाद भी हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों से बचा लेता है। कई बार मैंने एक्सीडेंट्स देखे हैं ऐसे, और जब वो निकल के आ जाता है, ट्रक के बीच में से बाइक निकल गई थी लेकिन एकदम सही सलामत था, तो उसको मैं क्या कहूंगी, किसी का आशीर्वाद ही रहा होगा तभी तो बचा। नहीं तो आप सोचो ट्रक के बीचों बीच में से बाइक निकल के जा रही है और उसमें घिस गया था, पूरा पैर में उसको चोट आई थी, बट फिर भी वो ठीक था। और उसने उठते ही सबसे पहले कहा कि माँ आपने बचा लिया, बस इतना ही उसने कहा था। फिर उसको लेके लोग हॉस्पिटल गए, तो उससे खाली रगड़ आई थी बट जान नहीं निकली, और हेलमेट पहना हुआ था, वो एक बची हुई थी जान। तो ये चीजें क्या होती है, आशीर्वाद कभी ना कभी में कहीं ना कहीं जरूर काम आता है, इसलिए उनके आशीर्वाद को जब तक वो है उनसे लेते रहो। ये चीजें बाद में छूट जाती है तो बहुत तकलीफ होगी। अभी हो सकता है आपको अपनी बातें समझ में मेरी ना आ रही हो, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आगे लाइफ के लिए। बहुत हमारी जो लाइफ है ना, वो स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग में आपका स्टार्ट हो चुका है, और उन चीजों में सबसे सहायक हमारे माता पिता होते हैं। ठीक है, बहन भाई आगे जाके थोड़े अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे, बहनें अपने घर चली जाएंगी, लेकिन माँ बाप तो रहेंगे ना साथ में, तो उनका वो जो दायरा है वो बना के रखें। ठीक है, अब जन संस्कृति में यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि जैसे रामायण महाभारत, अब रामायण को हम देखते हैं तो राम का एक तेजस्वी रूप, राम का एक उदारता, सहनशीलता, वो हर एक गुण जो आता है जो आज के समय में हम चाहते हैं कि बच्चों में रहे। लेकिन आजकल के बच्चे ने डायरेक्ट महाभारत को नोटिस किया है ना। महाभारत में वो तेरा है तो ये भी मेरा है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। एक ये होता है, मैं मेरा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। महाभारत ही चलता है बेटा, क्योंकि आजकल रामायण तो कोई सुनता ही नहीं है। दूसरा, महाभारत और रामायण इन सभी चीजों में हमारी संस्कृति को दर्शाया गया है। संस्कृति क्या है कि कौन सी चीजें, जैसे अब राम जी जब आए तो उनके आने की खुशी में दिवाली हम आज तक मना रहे हैं। ठीक, आज भी त्योहार के रूप में हम मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है, जैसे सीता जी ने जो